वो शुरू हो गई है। देखिए, किलोमीटर दूर है, ये किस प्रकार से अभिभाषकों ने मांझा कोर्ट के मामले, प्लीज कोर्ट के बारे में आप क्या बोलेंगे बेटा, प्लीज कोर्ट में थोड़ी बोल सकते हैं अपन से। आप अगला प्रश्न अभिनेश महर जी। प्रश्न संख्या 276। जी नहीं, बजट में 12,000 होमगार्ड भर्ती करने की घोषणा नहीं की गई है। जी नहीं, स्वयं सेवकों को नियमित करने हेतु होमगार्ड रूल्स एक्ट 1962-63 के तहत संशोधन हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गृह रक्षा विभाग एक स्वयंसेवी संगठन है जिसकी मूल भावना अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है। गृह रक्षा स्वयंसेवकों को मांगकर्ता एजेंसी विभाग की मांग के अनुसार नियोजित किया जाता है। वर्तमान में गृह रक्षा विभाग में ऑन रोल नफरी 25,823 है तथा विभिन्न ड्यूटियों पर नियोजन स्वयंसेवक 15,237 हैं। इस प्रकार ऑन रोल की तुलना में नियोजन के अवसर कम होने के कारण सभी सदस्यों को ड्यूटी के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, जिसके लिए स्वयंसेवकों को विभागीय रोटेशन प्रणाली से ड्यूटी दी जा रही है। सभी होमगार्ड जवानों को नियमित रूप से 12 माह ड्यूटी दिया जाना संभव नहीं है। होमगार्ड स्वयंसेवकों को ESI, PF, DA दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। होमगार्ड स्वयंसेवकों को निःशुल्क चिकित्सा एवं सेवा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदान की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट 2022-23 में बिंदु संख्या 127 पर राजकीय कार्यालयों में लॉजिस्टिकल कार्यों हेतु प्रस्तावित किया था इनकी ड्यूटी लेना। इसमें से कितने लोगों को अब तक ये इस तरह का नियोजन किया गया है, और जब इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते हैं माननीय मंत्री महोदय, तो फिर ये इनको काम में ही नहीं लेना है तो फिर इनका रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं? और 7 बार आपने इनके धरनों पर जाकर के इनको आश्वासन दिया था, उसके बारे में क्या हुआ ये बताने की कृपा करें। होमगार्ड एक स्वयंसेवक संस्था है। ये न तो कर्मचारी हमसे डिपार्टमेंट जो मांगते हैं, जितने होमगार्ड हम दे देते हैं, जो विभाग हमसे मांगे उसके हिसाब से अनुपात में दिए जाते हैं, नहीं मांगते तो नहीं देते। ये हमारा काम नहीं, अलग अलग विभागों का काम है। अगला 7 बार आप घोषणा करके आए। आप प्लीज ना स्वयंसेवक का प्रश्न बार। अगला प्रश्न जोगेश्वर गर्ग। अगला प्रश्न श्री राजेंद्र राठौड़। स्थगित फरमाया, आप सॉरी स्थगित प्रश्न। अगला प्रश्न जबर सिंह सांकला। आज क्या बात है। अगला प्रश्न ललित कुमार ओसवाल। खंड 1, गौपालन विभाग द्वारा पंजीकृत गौशालाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जाता है। रिकॉर्ड अनुसार जिला चित्तौड़गढ़ में कुल 40 पंजीकृत गौशालाएं तथा 1 कांजी हाउस है। उपरोक्त में से 32 गौशालाएं अनुदान की पात्रता रखती हैं। गौ संरक्षण संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण के लिए वर्तमान में बड़े गोवंश हेतु 40 रुपये, छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये प्रतिदिन गोवंश की दर से वर्ष में 9 माह का अनुदान राशि दी जाती है। पात्र गौशालाओं को दिए गए अनुदान की राशि का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, आदेश दिनांक 9/3/2019 द्वारा अनुदान की राशि छोटे पशु की 16 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रतिदिन, बड़े पशु की 32 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिदिन की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। इसी प्रकार आदेश दिनांक 10/6/2022 द्वारा अनुदान राशि की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 9 माह की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। अनुदान की राशि 2 चरणों में दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 4 माह अर्थात अप्रैल, मई, जून, जुलाई एवं द्वितीय चरण में 5 माह अर्थात नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हेतु भरण पोषण अनुदान का प्रावधान किया गया है। खंड 3, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 2.22 के अनुसार गौपालन विभाग से अनुदानित पंजीकृत गौशालाओं के लिए टिकाऊ प्रवृत्ति की
परिसंपत्तियों का सृजन निर्धारित शर्तों के अधीन कराया जा सकता है। परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। गौशालाओं के विकास हेतु विधायक मद से दी जाने वाली स्वीकृतियों की प्रक्रिया सरल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विधायक मद से जो स्वीकृति होती है वो प्रक्रिया जटिल है। इसको आप पूरी प्रक्रिया को, जो विधायकों ने अनुशंसा की और स्वीकृतियां निकली, उसमें जो समय निकला उसको पूरा दिखवाकर प्रक्रिया सरल करने का विचार रखते हैं या नहीं, एक। और दूसरा, विधायक मद से 10 लाख रुपए की सीलिंग है। पहले भी जितने विधायक रखे, अगर उस गौशाला में पहले वाले विधायक ने पैसा दे दिया है तो नया वाला नहीं दे सकता। इस राशि को गौशालाओं के विकास हेतु बढ़ाने का विचार सरकार रखती है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी की भावना से सहमत हूं कि जो संस्थाओं को जो राशि देने की जो एमएलए गाइडलाइन में जो प्रक्रिया है उसमें शिथिलता की आवश्यकता है, क्योंकि हमने भी गोपालन विभाग के माध्यम से अनुदान भरण पोषण के इसमें जो संस्थाओं का फीडबैक आया, हमने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उसमें काफ़ी शिथिलताएं प्रदान की। उससे गौशालाओं को काफ़ी लाभ हुआ है। ये मामला ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। मैं माननीय मंत्री जी आज यहाँ है नहीं, मैं उनसे व्यक्तिगत विधायक जी की भावना अवगत कराऊंगा। और जो दूसरी बात आपने जो रखी है कि 10 लाख रुपए तक का प्रोविजन है, अभी वास्तव में एक संस्था एक बार उसको 10 लाख रुपए देने का ही प्रोविजन है। ये जनहित का कार्य है, गौ सेवा का कार्य है। मैं खुद भी गौ सेवक हूँ। मैं भी मंत्री जी को मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में ये राशि बढ़नी चाहिए ताकि जनहित के कार्य ज़्यादा हो सके, गौ रक्षा के क्षेत्र में कार्य विधायक फंड से ज़्यादा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री मोहन राम चौधरी। अगला प्रश्न श्रीमती प्रीतीज गजेंद्र सक्तावत। प्रश्न संख्या 282। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ चुका है। मैं प्रश्न आप पढ़ने दें, आज अच्छा समय पढ़ने का पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ, पंचायत समिति वल्लभ नगर के भवन निर्माण हेतु जमीन का आवंटन हो चुका, विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, पंचायत समिति वल्लभ नगर के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक 16-17 दिनांक 27 से 22 द्वारा जारी की जा चुकी, परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। विभागीय पत्रांक 185 दिनांक 17/2/23 द्वारा राशि रुपए 98.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर राशि पंचायत समिति वल्लभ नगर के निजी निश्चय खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है, परिशिष्ट 3 पर है। पंचायत समिति वल्लभ नगर का भवन निर्माण दिनांक 30/11/2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा वल्लभ नगर की पंचायत समिति भवन की वित्तीय स्वीकृति आ चुकी, उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, पंचायत राज मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। अगला प्रश्न श्री गुरदीप सिंह वर्ड 3। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, सांगरिया विधानसभा क्षेत्र में भाखड़ा नहर परियोजना के अंतर्गत 85,955.56 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में कुल 315 पक्के खालों का निर्माण किया जाना था परिशिष्ट 1 पर, जिसमें से अब तक 46 चक्कों में 12,479.31 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में वर्ष 2019-20 तक पक्का खाड़ा निर्माण कार्य किया जा चुका है परिशिष्ट 2। शेष रहे 269 चक्कों परिशिष्ट 3 सीसीए 73,476 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में पक्का खाड़ा निर्माण कार्य बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिंदु संख्या 173-7 के अंतर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। सांगरिया विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत 14,111 हेक्टेयर में 97 खाड़ों का निर्माण वर्ष 2010 से पूर्व किया गया था पर, जिनमें उनमें से जर्जर हो चुकी खाड़ों में से प्रथम चरण में 49 चक्कों में जिनकी सीसीए 63,639.95 हेक्टेयर है, बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 174 के अंतर्गत पुनर्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है परिशिष्ट 5 पर। भाखड़ा के अंदर और आईजीएनपी के अंदर जो बजट 2023 और 24 के अंदर घोषणा हुई है, इनका काम कब तक चालू हो जाएगा? अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में घोषणा की है, जिसकी हम अभी डीपीआर तैयार कर रहे हैं और 3 सालों में इसका काम पूर्ण हो जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निजी सुझाव है। किसान होने के नाते जो खाले बनते हैं, खाले के अंदर इसकी बुनियाद 10-12 साल खाले की बुनियाद है और पैसा बर्बाद हो जाता है। पंजाब और हरियाणा के अंदर इसको अंडरग्राउंड पाइप डालकर खाले के द्वारा, इसको पाइप द्वारा पानी दिया जाता है। उसकी कम से कम बुनियाद 50 साल है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इनको खाले की जगह अगर आप पाइपलाइन ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जगह जगह लोग बाद में खाले तोड़कर नक्का बना लेते हैं, उससे भी हमारी जो लाइनिंग है कमज़ोर हो जाती है। और आप पाइप पर विचार करें तो बहुत बढ़िया होगा कि सरकार का पैसा बचेगा। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने तो पूरी भाखड़ा परियोजना के जो प्रथम फेज की जो 2017-18 का काम था वो पूरा बंद कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने पैसा हेड से पैसा दे रही है, तो आपका पूरा 100% क्षेत्र जो है पूरा उसमें खाले बन जाएंगे। इसमें आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव दे दें, उसमें प्रैक्टिस करा देंगे, उसमें किस प्रकार से पाइप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगला प्रश्न श्री सुश्री रीटा चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने के लिए दिनांक 2/1/19 को माननीय प्रधानमंत्री को, 15/6/19 को वित्त मंत्री भारत सरकार को, 21/21/2020, 27/12/2021 को पुनः माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 21/9/22 को मुख्य सचिव की ओर से सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर उक्त बैंकों की ऋण माफी में आर्थिक सहयोग हेतु आग्रह किया है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के केवल एक पत्र दिनांक 21/12/2020 का जवाब पत्र दिनांक 11 अप्रैल 2022 को दिया, जिसमें कृषक ऋण माफी हेतु आर्थिक सहायता देने से मना किया गया है। वर्तमान में ऋण माफी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। खंड 2, जी हाँ, राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 19/12/18 के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का विचार रखती है। राज्य सरकार ने अंतर विभागीय मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की समिति की अनुशंसा पर सहकारिता तथा आयोजना विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है तथा उक्त बैंकों की ऋण माफी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखे हैं। इन पत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से पूर्ववर्ती केंद्र की यूपीए की सरकार द्वारा 2008 में करीब 72,000 करोड़ की देशव्यापी कर्ज माफी की तरह राष्ट्रीयकृत बैंकों को कर्ज माफी की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने हेतु निर्देशित कराने का आग्रह किया है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में दिनांक 9/11/21 को ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम एवं एक मुश्त ऋण माफी योजना के तहत 90/10 का ऋण माफी का प्रस्ताव वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कॉर्पोरेट कार्यालयों को भिजवाया गया, लेकिन किसी भी बैंक प्रबंधन ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी है। अगला प्रश्न श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 198। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, विभाग द्वारा संचालित डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि अनुरक्षण भत्ता दिया जा रहा है तथा वर्ष 2021-22 के मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी निःशुल्क कोचिंग करवाई जा रही है एवं अन्य शहर से आकर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों को आवास, भोजन इत्यादि हेतु प्रतिवर्ष 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उक्त योजनाओं की पात्रता का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना आरंभ करके राजस्थान राज्य में आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के दिशा निर्देश पत्र परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश पात्रता की शर्त एवं संचालित विभिन्न वर्गों के छात्रावासों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से प्राप्त सूचना के अनुसार कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग माध्यमिक शिक्षा विभाग की छात्राओं को स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति परिशिष्ट 5 पर संलग्न है। खंड 2 विभाग द्वारा संचालित डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 जनवरी 23 तक वितरित छात्रवृत्ति राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 6 पर संलग्न है एवं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु वर्ष 2021-22 से 22-23 13 फरवरी 2023 तक व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 7 पर संलग्न है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में आर्थिक कमजोर वर्ग के 75 छात्रों को। तो राजस्थान विधानसभा की